हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हम दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे, वो है आधुनिक दृष्टिकोण। इसके पहले की जो क्लास ली थी हमने, पहली क्लास, थोड़ा सा 2 दिन का गैप हो गया। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा घर पे व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले सका। और मैंने ऐसा बोला था कि यहाँ पर थर्सडे से आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, वो भी लेट हो गया है। लेकिन अभी ये 3 दिन मैं कंप्लीट करता हूँ। इस चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करेंगे हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर उठा लेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। इससे पहले हम परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में बात कर चुके थे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी इसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट आ रही है सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी, वो भी ड्रॉप ना हो और आपकी जो क्लासेस हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं, ये अप्रोच जो है वो समझना है एक प्रकार से। अगर देखा जाए तो जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक थे उनके विपरीत है एकदम, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों ने परंपरागत दृष्टिकोण वाला और राजनीति विज्ञान क्या होता है उसकी वीडियो नहीं देखी है, शायद इन्हें समझ में अच्छे से ना आए। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसका विपरीत करके आप इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो समझ है वो डेवलप होगी और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे देखता हूँ। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं समझा जाता था और यह अध्ययन संस्थात्मक था, अर्थात इसमें राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जाता था। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है जो कि परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है, परंपरागत रूप से किया जाता था, जो हमने पहले बताया था, उसमें एक प्रकार से जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, उनका राजनीति विज्ञान से संबंध नहीं था। अर्थात जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है उसमें क्रियाकलाप का पूरी तरीके से अभाव था, जो कि राजनीतिक क्रियाकलाप होते थे। लेकिन उनका मानना था कि जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उन्हीं के माध्यम से राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो अच्छे से स्पष्ट हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं, जो जिन्हें व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, उनकी धारणा थोड़ी अलग है। आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद ज्ञान के क्षेत्र में जिन नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान के अध्ययन की समस्त स्थिति के संबंध में असंतोष का उदय हुआ। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, एक प्रकार से मैं बात करूं अगर पुनर्जागरण काल की बात की, तो प्रबोधन काल जिसे कहा जा सकता है। और यहाँ से जब प्रबोधन काल हुआ, फिर अमेरिका की क्रांति हुई। अमेरिका की क्रांति का कारण जो था उसमें प्रबोधन काल की महत्वपूर्ण भूमिका है, आप समझ सकते हैं। तभी तो सही गलत का वहाँ पर अनुमान लगाया गया। उसी हिसाब से यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जब द्वितीय युद्ध हुआ, जो द्वितीय महायुद्ध हुआ आपका विश्व युद्ध, उसके बाद जो ज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां थीं उनका विकास हुआ। अब ये विकास क्यों हुआ, आप बताएं कि जो विश्व युद्ध था, जो महायुद्ध था, उसके बाद ही ऐसी जो नवीन प्रवृत्तियां थीं उनका उदय क्यों हुआ, प्रश्न उठ सकता है। तो इसका कारण ये था क्योंकि अब तक जिस नीति के आधार पर जो एक कॉन्सेप्ट लेकर जिस कॉन्सेप्ट को व्यवहार में ला करके हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो सब अब एक प्रकार से निराधार हो गए। मान लीजिए कि अगर आपने किसी भी तकनीक को अपनाया, वो तकनीक आपकी समस्या के समय काम ना आई और वही तकनीक आपकी समस्या का कारण भी बनी, तो आप सोचेंगे कि इसमें कोई कमी थी तभी ये ऐसा हुआ। तो कोई पद्धति होती है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करती है तो आपको पता है कि इसमें कुछ ड्रॉबैक है, तभी ये पद्धति काम नहीं कर रही है। तो जो नवीन प्रवृत्तियाँ थी उनको लगा कि इस महायुद्ध के परिणाम में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। अगर हमने राजनीतिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होता, अगर हमने संबंध अच्छे से स्थापित किए होते, राजनीतिक क्रियाकलाप अच्छे होते, सही तरीके से होते, तो ये आज परिस्थिति ना आती, परिस्थितियाँ ऐसी ना बनती जैसे महायुद्ध में बनी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि महायुद्ध ही ना होता। तो इस प्रकार की नवीन विचार, अब गलतियाँ पता चली, कहते नहीं कि गलतियों से ही आदमी सीखता है, तो इस तरह के यहाँ पर काफ़ी ऐसे ड्रॉबैक्स निकले। उसके बाद
इस डिस्कशन पे पहुंचा गया कि वाकई में जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है वो अपने आप में अभी भी अपूर्ण है। अर्थात वो परिभाषा जो राजनीति विज्ञान शब्द है वो कुछ कहना चाहता है, वो किसी क्षेत्र को निर्धारित करना चाहता है ताकि उन सीमाओं का यहाँ पर उल्लंघन भी ना किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसी वजह से असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो जो पुरानी पद्धति चल रही थी उस पर कुछ नए विचारकों ने, जो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक थे, उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए और उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने दृष्टिकोण भी यहाँ पर दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे है कि इस असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप स्थिति में परिवर्तन आया। जी बिल्कुल सही, ये लाइन बहुत अच्छी है, आप लोग इसको जाकर एग्जाम में नोट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि इस असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप स्थिति में परिवर्तन आया। कुछ क्षोभ रहा होगा तभी इस असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप ही स्थिति में यहाँ पर परिवर्तन आया। जैसा मैंने बताया कि जब पुरानी चीज़ या पुरानी पद्धति आपके ख्यालातों के हिसाब से काम ना करे, आपके विचार आप जैसी उससे कल्पना कर रहे थे वैसा ना हो, तो फिर आप उसको बदलने की सोचने लगते हैं। तो वही एक यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। और इन वर्षों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो व्यवहारवादी क्रांति हुई है उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि वर्तमान समय में समस्त जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात। अब कैसे यहाँ से एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ जो कहती है कि हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, जितने भी पक्ष होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से अलग करके उनको नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक थे वो क्या कहते थे, उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान, जो आपका राजनीति विज्ञान है वो राजनीति के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोणवादी इसको गलत मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि राजनीति ही नहीं है, क्योंकि राजनीति का भी अन्य विज्ञानों से संबंध है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, सबका संबंध है। और इन संबंधों के आधार पर इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है, क्योंकि संबंध में उसके हर एक जीवन के पक्षों से सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, तो एक प्रकार से समझिए जो परंपरागत दृष्टिकोण के यहाँ पर विचारक थे उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र राजनीति तक ही सीमित है, लेकिन अन्य विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करते हुए आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक थे उन्होंने इसके क्षेत्र को व्यापक किया। इसके क्षेत्र के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, और अब आया यहाँ पर कि इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा उसके मानव जीवन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। बिल्कुल, राजनीति विज्ञान केवल राजनीति का अध्ययन करे ये उचित नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का कहना था, उनका मानना है कि हमारे जीवन के जितने पक्ष हैं, हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, हमारी सामाजिक क्रियाएं, हमारे धार्मिक विचार हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, सारे क्रियाकलाप एक दूसरे से संबंधित होकर और राजनीति विज्ञान की परिभाषा को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, आगे है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। अर्थात कहने का मतलब है कि सिर्फ राज्य को आधार मानकर राजनीति विज्ञान की परिभाषा को परिभाषित करना सही नहीं है, राजनीति विज्ञान के शब्द को परिभाषित करना सही नहीं है, बल्कि उसमें समाज का भी रोल होता है। और जब समाज का रोल होगा तो स्वाभाविक है कि उस समाज में कई गतिविधियां होंगी, कई क्रियाकलाप हो रहे होंगे और उन क्रियाकलापों का संबंध भी उसी राजनीति विज्ञान से होगा, उसी राजनीति जीवन के पक्ष से होगा जिसकी परिभाषा आप एक व्यक्तिगत तत्व के आधार पर देते हैं, अर्थात राजनीति के आधार पर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यह समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण से देखें आप, कहने का मतलब है कि जो समाज है सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं वो समाज के अंदर ही होती हैं, समाज के बाहर रहकर नहीं होती हैं। और समाज जब अपने कानूनों से बन जाता है और उनके कानूनों का एक सही तरीके से पालन हो, तो वहाँ पर शासन हो, वहाँ पर सरकार हो, वहाँ पर क्षेत्र, वहाँ पर एक उनका क्षेत्र सीमित हो, इन सब चीज़ों को मिला करके वहाँ पर संप्रभुता भी हो, इन सब चीज़ों को मिला करके राज्य का निर्माण होता है। तो उसके अंतर्गत एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक अनुशासन से भरा होना चाहिए। सिर्फ राजनीति विज्ञान की परिभाषा को बोल देना राजनीति विज्ञान या कह देना, ऐसे ही हवाबाजी कर देना ही काफ़ी नहीं होता है, उसमें अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है। और यह है कैटलिन तो इस विचार का सबल समर्थक है कि कुछ स्थानों पर तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई भेद ही स्वीकार नहीं करने के लिए। क्यों नहीं है? बिल्कुल देखो, स्वाभाविक है, जो क्रियाएं होंगी, जो क्रियाकलाप होंगे, जो गतिविधियां होंगी वो एक समाज के अंदर रहकर ही होती हैं। इसी आधार पे कैटलिन का कहना है कि कोई भी जो यहाँ पर क्रिया होगी या क्रियाकलाप होगी, गतिविधि होगी, वो सारे तो समाज में होंगे। समाज में ही रहकर हम अर्थशास्त्र से संबंधित होते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो हम समाज में ही करते हैं, राजनीतिक क्रियाएं भी समाज में ही की जाएंगी, समाज के बाहर की नहीं जाएंगे। तो समाज का अध्ययन करना है कि समाज कितने पक्षों का अध्ययन करता है, और उसी समाज में हम एक व्यक्तिगत जीवन बिता रहे हैं, आप भी एक व्यक्तिगत जीवन बिता रहे हैं, हमारा एक समुदाय है, वो हम सारे व्यक्तिगत हितों को देखते हुए अगर हम व्यक्तिगत सभी लोग एक हो जाएं, एक समुदाय के रूप में हो जाएं और सभी समुदाय एक रूप में हो जाए तो वो समाज कहलाता है। तो इसी आधार पर उनके अपने अपने पक्ष होते हैं, जिन पक्षों का हमने अभी बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका यहाँ पर फिलहाल यही था। तो ये था आप लोगों का आधुनिक दृष्टिकोण। आगे का आपको नहीं पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। इस दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत थी आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग यहाँ पर हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ करके। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।